हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेलवे की पाठशाला में। और दोस्तों आज हम करेंगे केमिस्ट्री के अंदर रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, कितने प्रकार की होती हैं। उसके बाद हम देखेंगे उत्प्रेरक क्या होते हैं, उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं, उत्प्रेरक के क्या गुण होते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो केमिस्ट्री कर रहे हैं ना दोस्तों, मेरा जो केमिस्ट्री पढ़ाने का या साइंस पढ़ाने का जो तरीका है उसके बारे में आपको आज बताता हूँ कि मेरा जो पढ़ाने का जो तरीका है वो कैसा है। दोस्तों मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ क्लास 10th को यहाँ पे। और आपको पता होगा मैंने पहले बताया था, तो मैं यहाँ पर बेसिकली गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो होता क्या है कि आपको पता है कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे कैसे आते हैं, उनको कोचिंग्स जब देते हैं तो आपको पता है ज़ीरो लेवल होता है उनका, मतलब उनको कुछ नहीं आता है। तो मैं क्या कराता हूँ, जब मैं साइंस उनको पढ़ाता हूँ तो उनको बेसिक बिल्कुल जीरो से लेकर उनको टॉप तक कराता हूँ। तो मेरा यही मोटिव है। इस चैनल पर भी आपको बहुत सारे यूट्यूबर मिल जाएंगे, बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे जहाँ पर आपको बेसिक बोलेंगे कि बेसिक पढ़ाएंगे, लेकिन दोस्तों होता क्या है, सब कुछ आपके ऊपर ऊपर निकल जाता है। तो हम बिल्कुल जो 10वीं के बच्चों को पढ़ाते हैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल से, ताकि उनको जो कुछ भी नहीं आता है ना, जब वो निकल के बाहर जाते हैं, ठीक है, तब तो वो पूरा ग्रहण करके वहाँ से जाते हैं। तो यही मोटिव हमारा इस चैनल पे भी है। इस चैनल पे भी मैं आपको उसी तरीके से करवाऊंगा। अब दोस्तों प्रॉब्लम यह है कि इस समय लॉकडाउन है तो मैं बोर्ड पे पढ़ा नहीं सकता, इसलिए मैं मेरे नोट्स के माध्यम से आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों आज हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं और उनके प्रकार, उसके बारे में हम देखते हैं। ये मेरे खुद के नोट्स हैं जो कि मैं पढ़ाता हूँ। ये राजस्थान बोर्ड क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 6 है वो है, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं व उत्प्रेरक। दोस्तों इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो रासायनिक अभिक्रिया है ना दोस्तों, वो बेसिकली होता क्या है, रासायनिक परिवर्तन ही होता है। तो दो प्रकार का परिवर्तन होता है, एक भौतिक परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन। पहले भी मैंने आपको बता दिया था पहले, लेकिन इस वीडियो में हम और उसको डिटेल से देख लेते हैं। तो देखिए भौतिक परिवर्तन होता क्या है, ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुण चेंज होते हैं, उसकी अवस्था चेंज होती है, लेकिन रासायनिक गुण होते हैं दोस्तों वैसे के वैसे रहते हैं जैसे कि पहले थे। उसको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन, यानी कि भौतिक गुणों में चेंज होना ही भौतिक परिवर्तन कहलाता है। यानी कि फिजिकल, उसके प्रॉपर्टीज का बदलना फिजिकल चेंजेस कहलाता है। देखिए इसका गुण क्या होता है, यदि हम इस प्रकार के परिवर्तन का कारण हटा लेना कि किस वजह से परिवर्तन हुआ था, यानी कि किस वजह से उसके भौतिक परिवर्तनों में गुण में चेंज हुआ था, अगर उनको हटा लें तो ये परिवर्तन है ना वापस उसकी पूर्व अवस्था में आ जाता है। दोस्तों कई बार रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन सा परिवर्तन आपके रासायनिक है, कौन सा भौतिक है, ये ग्रुप डी में पूछा गया जो मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ उनमें। तो आज हम देखने वाले हैं सारे एग्जाम्पल्स जो कि पूछ जाते हैं। अब देखिए दोस्तों मैं आपको एक एक एग्जाम्पल को समझाता हूँ। जैसे देखिए जल को हम बर्फ में बदल सकते हैं ना, हमने क्या किया, पानी लिया, पानी को जब ठंडा किया तो वो बर्फ में बदल गई। लेकिन अगर पानी को बर्फ को वापस गर्म कर देंगे तो जल में बदल जाएगा ना। यानी कि होता क्या है दोस्तों, इसमें अगर परिवर्तन का कारण हटा लिया ना, कि हमने कारण हटा लिया कि हमने ठंडा किया था तो उस ठंडाई को हटा दिया और वापस गर्म किया, तो दोस्तों हमको वापस से जो बर्फ था, बर्फ से वापस जल प्राप्त हो गया। दूसरा देखिए चीनी का पानी में घुलना, यानी कि अगर हमने पानी के अंदर चीनी घोल दी तो वापस हम देखिए उसको गर्म करके वापस चीनी प्राप्त कर सकते हैं ना। तो उस ये आपका भौतिक परिवर्तन। तीसरा कपूर और नौसदर का ऊर्ध्वपातन, यानी कि हम कपूर और नौसदर ये दो को होते क्या है दोस्तों, आपके ऊर्ध्वपातन गुण दिखाते हैं। ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है जब इनको गर्म करते हैं ना तो ये ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाते हैं, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो दोस्तों कपूर और नौसदर है, जब इनको गर्म करेंगे ना तो गर्म करते ये क्या होते हैं, आपके गैस अवस्था में बदल जाते हैं। लेकिन गैस अवस्था में अगर जहाँ से इनका वाष्पीकरण होता है ना, वहाँ से इनको वापस इकट्ठा कर ले, मतलब यहाँ से इनका संघनन कर लेते हैं ना वापस, तो वापस आपके कपूर और नौसदर वापस प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, पेपर को अगर हमने काट दिया तो वह आपके भौतिक परिवर्तन ही है, क्योंकि उसके गुण चेंज नहीं होते हैं, भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है बस। लकड़ी को काटना, पेड़ काटना और लकड़ी को काटना ये दोनों अलग चीज़ें हैं, ठीक है। अगर लकड़ी को काटेंगे या पेड़ काटेंगे तो यहाँ आपका भौतिक परिवर्तन ही होता है, रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। मोम का पिघलना, आपकी मोमबत्ती कोई जल रही है तो अगर आपसे पूछे कि मोम उसका पिघल रहा है, अब देखिए मोम पिघल रहा है ना, कोई मोमबत्ती जल रही है, उसका मोम पिघल के नीचे इकट्ठा हो रहा है ना, तो वापिस से मोम पिघल रहा है, बस ओनली पिघल रहा है, तो पिघलेगा क्या, वापस वो नीचे जाके इकट्ठा हो जाएगा। तो ये सारे एग्जांपल है दोस्तों आपके भौतिक परिवर्तन के। चलिए बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन होता क्या है। देखिए ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण हैं वो दोस्तों चेंज हो जाते हैं, रासायनिक गुण चेंज हो जाते हैं, लेकिन उसके भौतिक गुणों में कोई चेंज नहीं होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। और दोस्तों ये जो परिवर्तन होता है वो परमानेंट होता है, यानी कि अगर एक बार इसमें कोई पदार्थ बन गया ना वो वापस नहीं बना सकते, यानी कि एक बार कोई चीज़ बन गई वो बन गई, यानी कि उसको पूर्व अवस्था में नहीं ला सकते।
यानी कि इसमें से अगर जिसकी वजह से परिवर्तन हुआ था उस परिवर्तन का कारण हटा भी लिया जाए तो भी पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, लोहे पर जंग लगना। दोस्तों अगर लोहे पर जंग लग गई ना तो आप कोई भी तरीके से उस पे जंग को नहीं हटा सकते। जंग लग गई तो लग गई, पहले जैसा लोहा था ना वैसा का वैसा नहीं प्राप्त कर सकते किसी विधि से। दूध है दोस्तों, वो दही में बदल गया, तो दूध अगर दही में बदल गया ना तो आप किसी भी प्रक्रिया से दही को वापस दूध में नहीं बदल सकते। भोजन अगर पच गया ना तो भोजन को वापस हम रोटी के रूप में नहीं बना सकते। अगर खा लिया, ठीक है, उसको मल त्याग कर दिया तो वापस हम भोजन उसको नहीं बना सकते। पटाखे एक बार फूट गए, जल गए, तो वापस हमसे पुनः उस पटाखे को नहीं बना सकते जैसा पटाखा प्रारंभ में था। अगरबत्ती है या कोई ईंधन है, कोई लकड़ी है, वो जल गई तो लकड़ी जल गई तो कोयला बन गया, उस कोयले से वापस हम लकड़ी नहीं बना सकते। या कोई अगरबत्ती जल के राख हो गई तो उस राख से वापस अगरबत्ती नहीं बना सकते। मोमबत्ती का जलना, कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, मोमबत्ती का जलना और मोम का पिघलना दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर मोमबत्ती जलती है ना दोस्तों तो उसका धागा जलता है, और धागा अगर एक बार जल गया तो उस जले हुए से वापस धागा नहीं बना सकते। तो दोस्तों बस छोटा सा अंतर आपको ये ध्यान रखना है, अगर ऐसा परिवर्तन जिसमें हम पूर्व अवस्था में पदार्थ को ला सकें, मतलब अब जो बन गया ना उससे पहले का बना सकें तो उसे बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। वो अगर बना सके तो भौतिक परिवर्तन, और पहले की अवस्था में नहीं ला सके तो उसे बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेस। ठीक है दोस्तों, ये थे आपके भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। इनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए, आपको एग्जाम्पल दे देता है कि यह आपका किस प्रकार का परिवर्तन है। चलिए अब हम बात करते हैं इनके बारे में, कुछ डिफरेंसेस है थोड़ा सा उसको देख लेते हैं, फिर हम हमारा जो रिएक्शन वाला चैप्टर उसको शुरू करते हैं। देखिए, भौतिक परिवर्तन होता है ना, उसमें एक नया पदार्थ बनता है। वो भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता, केवल उसकी अवस्था बदलती है। जबकि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। आपने देखा था दूध से दही बन गया, एक नया पदार्थ बन गया। ये परिवर्तन अस्थायी होता है। भौतिक परिवर्तन होता है ना, वो अस्थायी होता है, यानी कि आपने पानी को ठंडा किया, वो बर्फ में बदल गया, वो अस्थायी होता है, वो वापस पानी में बदल सकता है। जबकि यहाँ पर देखिए, अगर आपके पटाखे एक बार फूट गया तो परमानेंट ही फूटेगा, ऐसा नहीं कि उसको वापस पटाखा बना सकते हो। तीसरा दोस्तों, ये उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय का मतलब दोस्तों क्या होता है, दोनों दिशाओं में होने वाला, यानी कि आप बर्फ है, बर्फ से पानी बना दोगे और पानी से वापस, इसको बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसको हम थोड़ी देर बाद में देखेंगे उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती क्या है। जबकि दोस्तों ये आपका होता है अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय मतलब नॉन रिवर्सेबल, यानी कि रिवर्स अभिक्रिया इसकी नहीं हो सकती। चलिए अगला जो आपका इनमें परिवर्तन है, दोनों में अंतर है, वो देखते हैं। इस परिवर्तन में भौतिक गुण चेंज होते हैं, ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो चेंज होती है, जबकि इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। यदि इसमें परिवर्तन का कारण उठा लिया जाए, यानी कि जिसकी वजह से परिवर्तन होता है, अगर उसको उठा लिया जाए ना दोस्तों तो पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसको उठा लेंगे, उसके परिवर्तन का कारण हटा लेंगे ना तो उसको पूर्व अवस्था में नहीं ला सकते। मान लीजिए आपने जो पटाखा था उसके सींक लगाई, तो सींक लगाने पर माचिस की तिली से वो पटाखा फूट गया। अब आप कैसे भी कर लो कि वापस से उसे पटाखा नहीं बना सकते। तो दोस्तों ये परिवर्तन ना मेनली आपके भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में। अब चलिए बात करते हैं कि रासायनिक समीकरण होता क्या है। रासायनिक अभिक्रिया शुरू करने से पहले हम देखते हैं रासायनिक समीकरण होता क्या है। तो दोस्तों देखिए, बहुत सारी अभिक्रियाएं होती हैं, हमारे वायुमंडल में होती रहती है, हमारे शरीर में होती रहती हैं, बहुत सारी अभिक्रियाएं होती रहती हैं, और बहुत सारे कल कारखाने होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, उनमें बहुत सारी अभिक्रिया होती हैं, है ना। तो होता क्या है दोस्तों, हम उनको से लिख के नहीं बता सकते। जैसे मान लीजिए हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए क्या करते हैं, हम जिप्सम लेते हैं, जिप्सम को गर्म करते हैं। ये दूसरा मेथड है जिप्सम बनाना है, तो जिप्सम बनाने के करेंगे, देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब देखिए हिंदी में अगर लिखेंगे ना इसे विक्रिया कैसे लिखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने के क्या करेंगे भाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस को लेके जिंक सल्फेट, वो कैल्शियम सल्फेट लेंगे, तो हिंदी में लिखेंगे कैल्शियम सल्फेट, उसमें 1.5 जल का अणु प्लस उसकी अभिक्रिया कराएंगे 1/2 जल के अणु से, फिर बनेगा यहाँ पर क्या बनेगा आपके कैल्शियम सल्फेट के 2 अणु, और उसको बोलेंगे हम क्या बोलेंगे, जिप्सम। और दोस्तों अगर हम देखो केमिस्ट्री की भाषा में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे भाई, ये लो, या कैसे लिखेंगे, कैल्शियम सल्फेट का 1/2 H2O था, ये होता है POP, ठीक है, 1/2 वो 1/2 जल और मिला दिया तो क्या बन गया, कैल्शियम सल्फेट और 2H2, और ये होता है जिप्सम। यानी कि देखिए कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, उसकी अभिक्रिया को अणुसूत्रों के रूप में, प्रतीकों के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। अणुसूत्र के रूप में कैसे, जैसे आपसे पूछे ग्लूकोज का सूत्र पूछे तो C6H12O6 है ना, इस रूप में। जैसे जल का पूछे तो जल का होता है H2O। तो ये होते हैं इनके रासायनिक सूत्र और प्रतीक। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है ना तो उसको हम सूत्रों के रूप में लिखेंगे, अणुसूत्रों के रूप में और प्रतीकों के रूप में लिखते हैं, तो उसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक है, अब देखिए 2 चीज़ होती हैं, देखिए
एक तो हम कोई चीज़ लेते हैं और उससे नया पदार्थ बनता है। तो दोस्तों जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं ना, भाग लेने का मतलब कैसे है, जैसे मान लीजिए आपका हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इन्होंने मिलकर आपका जल बना दिया। तो देखिए इन दोनों ने भाग लिया है ना, तो जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं ना दोस्तों, उनको बोलते हैं अभिकारक रेक्टिएंट। क्या बोलते हैं? अभिकारक। अभिकारक इनको बोलते हैं हिंदी में। और जो नया जो पदार्थ बनता है ना इनसे मिलके, उनको क्या बोलते हैं? उत्पाद, प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ होती हैं, आपको ध्यान रखना है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं दोस्तों, उनको बोलते हैं अभिकारक, और इन्हें तीर के निशान के बाईं ओर लिखते हैं। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होते हैं दोस्तों, आपने देखा था अभी, जैसे मैंने आपको बताई थी H2 + O2 और H2O, तो देखो मैंने तीर का निशान इधर लगाया ना, तो अभिकारक होते हैं दोस्तों, उनको तीर के निशान के बाईं ओर लिखते हैं। उत्पाद होता है उसको दाईं ओर लिखते हैं। देखिए अभिक्रिया के बाद बनने वाले नए पदार्थों को उत्पाद कहा जाता है। ठीक है, और उन्हें तीर के निशान के दाईं ओर लिखा जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं। देखिए जो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, पूछ लेता है कि मान लीजिए आपको कोई भी रासायनिक समीकरण दे रखा है, जैसे ये दे रखा है कार्बन + ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई, तो आपसे पूछा है कि ये जो आपको अभिक्रिया दे रखी है उसमें तीर का निशान है ना, वो किस चीज़ को प्रदर्शित करता है? ये एरो का सिंबल है ना, ये किस चीज़ को प्रदर्शित करता है? तो आपको ध्यान रखना चाहिए, जो एरो का सिंबल है ना दोस्तों, वो इस चीज़ को प्रदर्शित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया किस डायरेक्शन में हो रही है, यानी कि किस से किस की तरफ हो रही है, मतलब कि अभिकारक किस तरफ है, उत्पाद किस तरफ है। तो दोस्तों इसमें तीर का निशान इधर है, इसका मतलब है कि इन दोनों ने मिलकर इस पदार्थ का निर्माण किया है, ये इस चीज़ को प्रदर्शित करता है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ रासायनिक समीकरण लिखते कैसे हैं। अब देखिए दोस्तों, रासायनिक समीकरण लिखने के बहुत सारे चरण हैं, 8-10 चरण हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ बस, जल्दी जल्दी। चलिए देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो अभिकारक होते हैं ना, अभिकारक का मतलब जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है, उनको सबसे पहले लिखते हैं। और अगर एक से ज़्यादा अभिकारक होते हैं तो उनको हम लिखते हैं प्लस के रूप में, इस प्रकार से। जैसे हमने देखा था C+O2, ठीक है, तो एक से ज़्यादा थे ना, तो हमने प्लस का निशान लगा के लिखते हैं। तो अभिकारक को कैसे लिखते हैं? बाईं ओर, और सबसे पहले प्लस का निशान लगा के लिख देते हैं अगर एक से ज़्यादा होते हैं तो। दूसरा चरण क्या करते हैं, आपको अगर लगा दिया क्रियाकारक, और लिखने के बाद इनके हमें तीर का निशान लगाते हैं। ठीक है, तीर का निशान लगा दिया हमने, अभिकारक लिख लिए। इसके बाद दोस्तों क्या करना है, तीर का निशान लगा देना है। तीर का निशान लगाने के बाद दोस्तों हमको उत्पाद लिखना है। उत्पाद का मतलब जो नया पदार्थ बनता है, प्रोडक्ट बनता है वो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने ये उत्पाद बना था, ये तीर के निशान के बाद लिख दिया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्या होता है, एक नियम आता है जिसको बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दोस्तों ये रूल ऐसे कहता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, उसमें द्रव्यमान हानि 0 होती है। मतलब ये कहना चाहता है कि अभिकारक और उत्पाद दोनों का जो द्रव्यमान रहता है ना दोस्तों, समान रहता है। यानी कि ये जो अभिक्रिया आपके सामने दिख रही है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन, इनका जो द्रव्यमान होगा ना, वो CO2 के द्रव्यमान के बराबर है। यानी कि अभिकारक और उत्पाद दोनों का जो वजन है, आणविक सूत्र है दोस्तों, समान होगा। मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, अगर ये संतुलित नहीं है, जैसे आपको दे रखा है एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 ऑक्सीजन इधर है, 2 ऑक्सीजन इधर है, अगर दोस्तों समान है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर समान नहीं है तो हमको समान करना होगा, क्योंकि एक द्रव्यमान संरक्षण नियम है जो ये कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ना तो द्रव्यमान बढ़ता है ना ही द्रव्यमान घटता है। यानी कि उत्पाद और अभिकारक दोनों का जो द्रव्यमान है दोस्तों समान होता है, इनको हम संतुलित करते हैं। और दोस्तों कई बार पूछ ले जाता है कि जो रासायनिक समीकरण है, इनको संतुलित करने की जो विधि है उसका नाम क्या है, तो उसको बोलते हैं दोस्तों हिट एंड ट्रायल मेथड। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि किसी भी रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। अब दोस्तों होता क्या है, जो समीकरण होता है ना, जब संतुलित नहीं होता है तो उसको बोलते हैं कंकाल समीकरण। ये आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछ लिया जाता है। जो असंतुलित समीकरण होता है उसको बोलते हैं कंकाल समीकरण, और जो संतुलित होता है उसको संतुलित समीकरण ही बोलते हैं। चलिए मैं आपको यहाँ पर नहीं बताऊंगा समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसको मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, हम देखिए अभिकारक लिख लिया ना, उत्पाद लिख लिए। इसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, समीकरण लिखने के लिए उनकी भौतिक अवस्था लिखी जाती है। भौतिक अवस्था का मतलब क्या होता है, ठोस, द्रव, गैस या विलयन, 4 प्रकार की भौतिक अवस्था हम प्रदर्शित करते हैं। अगर ठोस है ना तो उसका सॉलिड S लिखते हैं कोष्टक में, ठीक है। अगर द्रव है तो उसका लिक्विड L लिख देते हैं। अगर गैस है तो उसको गैस G से प्रदर्शित करते हैं। विलयन है दोस्तों, आपको कोई विलयन दे रखा है तो उसका एक्वा यानी कि AQ लिखते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं एक एग्जांपल, देखिए जैसे हमको लिखना है, जैसे ये रासायनिक अभिक्रिया है, तो नाइट्रोजन गैस होती है ना, नाइट्रोजन कोष्टक में लगा देंगे छोटा जी। हाइड्रोजन में गैस होती है, इसके कोष्टक में लगा देंगे छोटा जी। और अमोनिया में गैस होती है, इसके कोष्टक में लगा देंगे छोटा जी। ठीक है, अब चलिए अगला जो तरीका है, वो अगला जो चरण है, अगला स्टेप है, वो हम देखते हैं। मान लीजिए कोई रासायनिक अभिक्रिया है ना, किसी टेम्परेचर की उपस्थिति में, किसी दाब की उपस्थिति में होती है,
तो कोई दाब या ताप की उपस्थिति में होती है ना, तो उसको लिखने के लिए तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं। जैसे आपने कई अभिक्रिया देखी होंगी कि जैसे हैबर विधि होती है अमोनिया बनाने की, तो उसमें कहा जाता है कि इसको इतनी डिग्री सेल्सियस पर गर्म करो ना। लाल फास्फोरस को अगर 591 में भी गर्म करते हैं तो आपके वो काला फास्फोरस बन जाता है। आपने देखा होगा किसी ताप की उपस्थिति में या दाब की उपस्थिति में जब कोई अभिक्रिया करवाई जाती है ना, तो जो ताप या दाब लिखा जाता है ना, उसको आपके तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं। जैसे 298 केल्विन तापमान, ठीक है, तो ऐसे तीर के निशान के ऊपर लिखे जाते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया दोस्तों अगर उत्क्रमणीय है। उत्क्रमणीय का मतलब होता है दोस्तों रिवर्सेबल, मतलब वापिस हम उससे वापिस आ सकते हैं, तो उसका एक निशान होता है जिसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे, ठीक है, आधा बाईं तरफ आधा दाईं तरफ, ये निशान होता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया को प्रदर्शित करने का। और दोस्तों लास्ट स्टेप हमको क्या करना है, अगर देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा गया है रेलवे ग्रुप डी में, यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, ठीक है, ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है, जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जब वो संपन्न होती हैं तो ऊष्मा बाहर निकलती है या गर्मी पैदा होती है, तो उन अभिक्रियाओं को क्या बोलते हैं, आपको ध्यान रखना दोस्तों, उन अभिक्रियाओं को बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। और ऊष्माक्षेपी जो अभिक्रियाएं होती हैं उनमें जो ऊष्मा निकलती है उसको प्लस के निशान के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे मान लीजिए ये अभिक्रिया है, ठीक है, तो ये अब जो अभिक्रिया है ना, इसको हैबर विधि बोलते हैं। ये आपकी अमोनिया बनाने की बहुत फेमस विधि है। इसमें देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलकर अमोनिया गैस बनाते हैं, ठीक है। तो इस जो अभिक्रिया संपन्न होती है ना, तो इसमें 10.5 किलो कैलोरी ऊर्जा दोस्तों अलग से निकलती है। तो ये होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी कि ऊष्मा बाहर निकलती है, ठीक है। एक होती है दोस्तों ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया जब वो संपन्न होती है ना, तो टेम्परेचर में कमी आ जाती है, ठीक है, टेम्परेचर कम हो जाता है। और टेम्परेचर जब कम होता है, आपने देखा होगा आपके हाथ के ऊपर जब कोई सेंट या स्प्रे, आपने देखा होगा जो वो क्या बोलते हैं आपके स्प्रे को, सेंट को इत्र, इत्र बोलते हैं ना, सेंट इत्र, तो वो आपके ऊपर गिरा देता है। या आपने देखा होगा शराब या पेट्रोल, वो आपके हाथों पर गिरा देता है, आपके हाथ ठंडे ठंडे लगते हैं। वो इसीलिए दोस्तों क्योंकि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। ऊष्मा शोषी का मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जब वो कंप्लीट होती है ना, तो उनमें टेम्परेचर कम हो जाता है उनका, ठीक है। तो होता क्या है दोस्तों, मान लीजिए ये अभिक्रिया है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ने मिलकर नाइट्रस ऑक्साइड आपके बना दी, तो होता क्या है, यहाँ पर ऊष्मा में कमी आती है, मतलब टेम्परेचर कम होता है। तो जितना कम हुआ है, जितनी हीट कम हुई है, उसको माइनस लगा के रासायनिक अभिक्रिया के साथ यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये चरण होते हैं किसी भी आपके समीकरण को लिखने के, ठीक है। इन चरणों को आप लिख लेंगे ना एक बार, तो आपको याद हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए हम आपको हिट एंड ट्रायल विधि अगले वीडियो में करा दूंगा अच्छे से, क्योंकि यहाँ पर समझ नहीं आएगा, मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा वीडियो के माध्यम से, ठीक है, तब आपको और बेहतर समझ आएगा, ठीक है। अब चलिए हम शुरू करते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। तो दोस्तों कल से हम करेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार होती है, ये सारी हम कल के वीडियो में करेंगे, क्योंकि आज का वीडियो पहले ही बहुत लंबा हो चुका है। ज़्यादा लंबा वीडियो में आपको पता चलो ज़्यादा डेटा लगता है उसको अपलोड करने में, तो हम अप्रोक्स 15-20 मिनट के लेक्चर हैं वो डालेंगे। और दोस्तों हमारे वीडियो आपको बहुत पसंद आएंगे, ठीक है। अगर आप पूरे देखेंगे, आपका जो साइंस है ना दोस्तों, वो मेरी गारंटी है क्लियर हो जाएगा। ग्रुप डी में 25 नंबर के साइंस में से आप इजीली 20 स्कोर कर पाओगे अगर आप हमारे वीडियो को कंटिन्यूसली देखते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।